तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं सी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आता हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक और नंबर सीरीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, वो भी अल्टरनेट डे पे। एक दिन अर्थमेटिक, दूसरे दिन क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपकी जो है कमांड वो सारे चैप्टरों में हो जाए। मतलब अर्थमेटिक में भी, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी, नंबर सीरीज में भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप खुद करिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपको, और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का आज पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके ध्यान से पढ़िए। मेरे कहने का मतलब होता है कि क्वेश्चन जब आप बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि इसे करना कैसे है, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। अगर ये तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई शुरू से क्वेश्चन को लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पढ़ते पढ़ते, तो समझ लीजिए कि आधा कैलकुलेशन आपका माइंड में हो जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 2-4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जैसे ही आपने मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन तो सभी को आता है, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखा और देखते ही आपके माइंड में क्या थिंकिंग आती है, अरे ये तो हो जाएगा। अगर जिस दिन अर्थमेटिक में भी ये आ गया, पढ़ते ही पता चल गया अरे ये तो हो जाएगा, तो समझ लिए आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो गया। और नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी क्या कर जाएंगे, आप कर जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में आ गया पॉजिटिव थिंकिंग कि ये मैं कर सकता हूँ। तो कहीं से ना कहीं से वो आंसर आ ही जाता है। अगर आता हुआ क्वेश्चन भी अगर आपको लगे कि ये नहीं होगा मुझसे, तो नहीं कर पाओगे आप। तो चलिए, आपने पढ़ लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक बेसिक से और दूसरा शॉर्ट मेथड। और जिसने भी शॉर्ट मेथड मुझसे सीख रखा होगा, वो अब तक आंसर भी दे चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 सेकंड के करीब है, देने ही वाला होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैं जो है रुपए, मैं, ठीक है, मैं 1656 रुपए में दो कुर्सियां खरीदता हूं मैं। ठीक है, एक को 8% नुकसान पर और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचता हूं। तो पूरे लेन देन में मुझे ना तो नुकसान हुआ और ना ही लाभ हुआ। तो 15% लाभ पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो क्या करें, बेसिक भी बताएं और शॉर्ट मेथड भी। तो चलिए आज मैं बेसिक भी इसका बता देता हूं। तो आज बेसिक बताते हैं और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट मेथड नहीं बताऊंगा, लेकिन साथ के साथ आज बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 1656 रुपए में इसने दो कर्चियां खरीदी। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता ना कि कितने कितने में खरीदी, आपको पता है नहीं ना। तो लेकिन उसने बोला कि एक को जो है 8% के प्रॉफिट पे, नुकसान पे बेचा, और दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा है। तो पूरे लेन देन में उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ का मतलब क्या हुआ, कि जितने में हमने दोनों कुर्सी खरीदी थी उतने में दोनों बेच दी। बात समझ रहे हैं ना, जितने में खरीदी उतने में बेच दी। तो चलिए, तो हम मान लेते हैं कि दो कुर्सियां कौन कौन सी भाई। ठीक है, मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस 1 मान लेते हैं एक की। पहले की कॉस्ट प्राइस 1 मतलब कि कितने में खरीदा, एक को हम मान लेते हैं कि हमने 100x में खरीदा, और दूसरे को हम मान लेते हैं कि कितने में खरीदा भाई। एक को 100x में खरीदा तो दूसरे को हम मान लेते हैं कि 100y में खरीदा, क्योंकि हमें नहीं पता ना। हमें पता है क्या कि हमने कितने कितने में खरीदा, नहीं पता ना। तो इसलिए हमने एक का वेरिएबल x रखा, एक का वेरिएबल y। अगर x x रखते तो बराबर हो जाता ना। तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। लेकिन हमें नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। तो अलग अलग मान लिया। तो कह रहा है एक को 8% नुकसान पे बेचा। 8% नुकसान का मतलब क्या होता है, कि 8% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का अगर सामान है तो 8 रुपए नुकसान पे बेचा। तो यहाँ 100x का सामान है तो 8 के नुकसान पे बेचा, तो कितने पे बेचा, 92। भाई 100 का 8% कितना होगा, अगर 100 का 8% आप निकालोगे 100x का, तो सीधा सीधा पता है ना भाई कि 8% परसेंटेज कटा है 100 से, 100 से भाग दिया तो ये कितना होगा, 8 ही तो होगा।
तो 8 के नुकसान पे बेच रहा है तो क्या करना पड़ेगा भाई, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उससे 8 रुपए कम में, तो 92x में ही तो बेचेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 2 में कि 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 15% प्रॉफिट मतलब 100 का 15% कितना होता है, जैसे यहाँ 8 था वैसे 15/100, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा 15y। तो 15 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब कहने का अर्थ है कि 100 का सामान था, 15 रुपए और कमाया, मतलब 115 में बेचा। कितने में, 115 में बेचा। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। आप चाहो तो दोनों की कॉस्ट प्राइस जोड़ो, दोनों की सेलिंग प्राइस, यहां पे भी नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ कि लॉस बराबर प्रॉफिट। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते, तो यहां पे देख लो कितने का लॉस हो रहा है, 8x का लॉस हो रहा है। लॉस में माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉस हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि माइनस चिन्ह लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहे हैं तो कितने का 15y का प्रॉफिट हुआ है। 100 का सामान था 15 115 में बेचा, 100x का सामान था 92x, मतलब 8 के घाटे पे 15 के। ठीक है, तो ये तरीका, या तो आप चाहो कि दोनों जोड़ लो, जैसे कॉस्ट प्राइस ये भी जोड़ लिया, कॉस्ट प्राइस ये भी, सेलिंग प्राइस ये जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस करोगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया ये, तो यहाँ पे इसने बोला है कि मैं जो है 1656 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता हूँ हमारी। भाई 1656 रुपए मतलब क्या, यहाँ पे एक की कॉस्ट प्राइस इतनी, एक की कॉस्ट प्राइस इतनी, दोनों को मिला करके कितना भाई 100 कॉमन कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 1656 रुपए में ना। एक को हमने माना है कि इतने में खरीदा, एक को इतने में खरीदा, तो दोनों मिला के कितने में खरीदा 1656 में, 1656। तो ये हमने 100 कॉमन ले लिया है, ये कितना है हमारा 1656। तो अब यहां से हमें क्या 8x बराबर 15y मिल गया। तो आप चाहो तो x का मान यहां से निकाल लो 15y/8। ठीक, और अब यहाँ पे रख दो, पुट ऑन कर दो। तो x की जगह हमने रख दिया कितना 15y, और क्या हो गया हमारा यहाँ पे 8 प्लस वाई बराबर क्या 1656 हुआ। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 का गुणा इधर किया, इसमें जोड़ देंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, 8 का वाई में गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, 15 8 23y/8 होगा, ये बराबर कितना 1656। तो ये कितना 4 दूनी 8, यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे 23 से कट करेंगे तो कितना आएगा 23 पंचे 115, 23 छक्के 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तरीके का 161, 7 बार, 23 दूना 46, 72 बार। तो y का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 72 दूना 144, और ये 25 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो भाई, कर सकते हो ना। तो y का मान हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि 15% लाभ पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य, जो हमने 15% लाभ पे बेचा था तो उसका क्रय मूल्य कितना है हमारा, यही तो है, सॉरी। तो ये कितना है हमारा 100y तो है, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमसे पूछ रहा है CP2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100y, y का मान कितना है 144/25, 25 चौका 100, 4 का गुणा कर दो कितना होगा 4 चौका 16, 14 चौका 56, 157, 576 रुपये। कौन सा है हमारा, तो हमारी जो CP2 थी वो कितनी आ गई हमारी 15% वाली, इतनी आ गई। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ये बेसिक मेथड था। ठीक है, बेसिक मेथड था तो इतना लंबा गया। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट मेथड पे। तो शॉर्ट शॉर्ट मेथड पे, सॉरी चलिए आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं शॉर्ट मेथड पे। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड क्या है कि सीधा सीधा आपको पता है कि यहाँ पे कह रहा है कि 8% नुकसान पे बेच रहा है, और दूसरी को क्या कह रहा है 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और ऑल ओवर जो हो रहा है हमारा क्या है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तीनों चीजें दी है, एक को नुकसान पे, एक को प्रॉफिट पे, ऑल ओवर भी दी थे। जब ये तीनों चीजें हमें पता हो तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि नहीं, मिक्सचर एलिगेशन
तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फर्स्ट कुर्सी समझ लीजिए, ये सेकंड। तो से फर्स्ट को क्या कर रहा है कि 8% लॉस पे बेच रहा है, यहाँ पे कितने का? 15% प्रॉफिट पे। अब आप सोच रहे हैं कि लॉस वाला यहाँ रखा, प्रॉफिट वाला भी रखा, ऐसा क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस प्राप्त करते हैं वो किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही, क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है भाई। इसकी भी चाहे प्रॉफिट हो हम हमें, चाहे लॉस परसेंट निकालें, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें, चाहे लॉस परसेंट निकालें, हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकालते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लॉस वाला रखा, यहाँ पे प्रॉफिट वाला। बात तो वही हुई, समझ में आई? लेकिन ये एक बात याद रखना है कि यहाँ पे चिन्ह के साथ रखना है। यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस। ऑल ओवर क्या हो रहा है? ऑल ओवर यहाँ पे रखते हैं ना, ऑल ओवर ही तो रखते हैं। ऑल ओवर क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब क्या? जीरो। कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे 0%। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? अगर 15 में से 0 गया तो क्या आएगा? 15 आएगा। और 0 में से 8 गया तो कितना आएगा? प्लस का 8 आएगा। भाई 0 में से 8 जाएगा तो प्लस का 8 आएगा। तो ये क्या आएगा? रेशियो के फॉर्म में आएगा। और आएगा क्या? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा ना। ये देखिए, जो प्रॉफिट या लॉस हमने ऊपर ले लिया, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? नीचे। यही तो होती, नीचे वाली तो आती है। आई बात समझ में? तो ये किसका प्रॉफिट है? ये किसका है? कॉस्ट प्राइस। लॉस वाले का। ये किसका है? प्रॉफिट वाले का। अब ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी कॉस्ट प्राइस 15 और 8 के रेशियो में है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो इसको हम मान सकते हो कि मान लो कि इसकी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 15x है, इसकी 8x है। तो टोटल कितना हुआ? 15 8 23x हुआ। भाई इसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस तो किसके बराबर होगा? 1656 के ना। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1656। यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, इसकी इतनी है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1656 के बराबर होगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 72। अभी अभी सॉल्व किया हमने। कितना आया था? 72 ही तो आया था। तो एक्स का मान 72 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि 15% लाभ पर बेची गई कुर्सी का क्रय मूल्य। तो 15% ये है ना, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 8x। तो 8x पे मान कितना हो जाएगा? यही तो हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। 8 गुणित 72, तो ये कितना होगा? यही तो आएगा हमारा। कितना? ये वाला। आया समझ में? क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन से किया होता तो मेरे बताने से पहले आपने आंसर दे दिया होता। दोनों जानना जरूरी है, बेसिक भी और शॉर्ट भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से, जब भी क्या हो कि इसमें दिया है कि 5 घंटे का टाइम है, 30 घंटे विपरीत दिशा में, 12 घंटे नाव के साथ चलती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। आप चाहो तो अगर आपके पास टाइम है सॉल्व करने का तो करो, नहीं छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, नंबर ही तो मिलेगा। क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, बस आपको थोड़े से इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए आपने पढ़ लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में जो है वो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 12 किलोमीटर धारा के साथ नाव चला सकता है। कह रहा है कि 5 घंटे ही टाइम लेता है, वो 30 घंटा जो है विपरीत दिशा में और 12 घंटा धारा के साथ में वो चला सकता है। साथ ही वह 6 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के विपरीत और 20 किलोमीटर धारा के साथ चला सकता है। तो एक बात बताइए कि टोटल टाइम वो कितना कह रहा है? 5 घंटे। धारा के विपरीत, तो आप बताओ कि अगर धारा के विपरीत जा रहा है तो टाइम कितना लेगा? आप कहोगे टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 30 किलोमीटर जा रहा है वो धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत उसकी स्पीड कितनी होगी? वी डाउन स्ट्रीम भाई होगी ना।
सॉरी वी अप स्ट्रीम होगी ना, तो धारा के विपरीत जा रही तो क्या होगा, बी माइनस सी, और बी माइनस सी को हम क्या दिखाते हैं, वी डाउन स्ट्रीम। भाई धारा की विपरीत हुई तो वी डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, धारा की विपरीत, तो हमने विपरीत लिख दिया, विपरीत स्पीड प्लस 12 किलोमीटर वो धारा के साथ जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब साथ साथ धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल को वी डाउन स्ट्रीम से डिनोट कर दिया हमने। और टोटल टाइम क्या, जाने में, विपरीत जाने में, अनुकूल जाने में टोटल टाइम 5 घंटे लग रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया, तो ये कितना आ जाएगा 30 वी डी एस, और इधर कितना हो जाएगा, ये वी यू एस है भाई, ध्यान देना, ठीक है, अप स्ट्रीम 12 यू एस, सॉरी वी यू एस, ठीक। और ये दोनों गुणा करके कहाँ जाएंगे, इधर 5, ये वी डी एस एंड वी यू एस। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान लिया। अब आगे भी यही कहानी है, तो यही कहानी लिख देते हैं हम आगे। कितना, 15 किमी धारा के विपरीत, तो 15 वी यू एस प्लस, अब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, 20 वी डाउन स्ट्रीम बराबर कितना, 6 घंटे। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 वी डी एस और प्लस, सॉरी वी डी एस होगा, ये कितना हो जाएगा 20 20 वी यू एस बराबर कितना, 6 यू एस एंड वी डी एस। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में इस क्वेश्चन नंबर 1 को भाग दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को भाग दे देते हैं, तो कोई दिक्कत, 1/2 से कर देते हैं। तो 1/2 हमने किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 वी डी एस प्लस 12 वी यू एस, और ये कितना हो जाएगा, 15 वी यू एस प्लस 20 वी, यहाँ पे वी डी एस है, सॉरी वी डी एस, ये 15 वी डी एस है, वी यू एस है, बराबर कितना, अब ये भाग करेंगे तो ये वी डी एस यू एस, वी डी एस वी एस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 5 एंड 6, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 6 का गुणा इधर किया, 5 का इधर कर दिया, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए गायब कर लेता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको किया तो कितना आएगा, 180 वी डी एस प्लस 6 का गुणा 12 में किया तो कितना, 78 वी यू एस, और इधर कितना हो जाएगा, 5 से किया तो 75 वी डी एस प्लस 20 पंचे 100 वी यू एस, ठीक है, इतना समझ में आया। अब वी डी एस को एक तरफ, वी यू एस के एक तरफ, वी डी एस को इधर लाएंगे तो 75 घटे इधर कितना आएगा, 100 में 75 घटाया तो 25, और यहाँ 80 है, 25 80 कितना, 105 वी डी एस, और ये इसको 78 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 12 छंग 72 होगा भाई, 78 कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, ये 12 में 6 का गुणा किया तो कितना 72 आएगा ना यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28 वी यू एस आएगा, ठीक। अब ये कटेगा, कुछ काट देते हैं, 7 से, 7 इक्का 7 पचे 35 15 7 चौके 28, और कुछ कटेगा नहीं, तो वी डी एस एंड वी यू एस का रेशियो कितना आ गया, वी डी एस 4 रेशियो कितना 15। तो हमने क्या कहा कि आप मान सकते हो कि हम मान लेते हैं कि वी डी एस वी यू एस का मान, इसका हम मान लेते हैं कि 4 ए हो गया, इसका 15 ए, इसकी स्पीड 15 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना मिल गया हमें। तो अब हम किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, हम इसमें रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं मान, तो अब रखेंगे मान, पुट पुट ऑन वी डी एस एंड वी यू एस, तो ये कितना होगा 30 बटा वी डी एस का मान कितना है यहाँ पे 4 ए, सॉरी वी यू एस का मान कितना है 15 ए रख दिया, प्लस और यहाँ पे 12 इंटू 4 ए बराबर कितना 5,
ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 तिहाई 12, 15 दूना 30। यहाँ पे हर बराबर है ना, ए और ए है, तो 3 2 5, 5 ए बराबर कितना 5। ए बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ए बराबर जब हमारा 1 आ गया, ए बराबर हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पे वी डी एस और वी यू एस का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4, एक की जगह रखा 1, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 15, इसका मान आ गया हमारा 4, क्योंकि ए बराबर 1 मिल गया हमें। अब हमसे पूछ रहा है कि स्थिर जल में उस आदमी की गति, स्थिर जल में गति मतलब क्या, बोट की गति पूछ रहा है। तो बी बराबर क्या होता है, वी यू डी एस प्लस वी यू एस बटा 2। इतना तो पता ही है आपको, यही होता है ना। तो अब मान रख दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हमारा 15 बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 4 19। तो ये कितना होगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बल्कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस अंतर इतना ही है। आप चाहो तो करना, आप चाहो तो छोड़ देना। अगर इसका एक और मेथड मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम का अभाव है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बताने में 21 मिनट 22 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो अगले दिन बाद में वो मेथड बताऊंगा आपको, उसमें भी टाइम लगता है लेकिन इससे थोड़ा सा कम लगता है। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, मैंने कहा ना बेसिक भी आना चाहिए, शॉर्ट भी आना चाहिए। उसमें भी टाइम लगता ही है लेकिन थोड़ा सा इससे कम लग सकता है, बस बाकी अंतर इतना ही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और आप इसे पढ़िए और मैं आ जाता हूं आपके सामने। ठीक है, तो आप इसे करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप देखते ही उड़ा दो बस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैंने बताया है, तो आप धड़ल्ले से उड़ा सकते हो इसको, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया मेरी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है। कह रहा है एक ट्रेन जो पी है, पी जो 250 मीटर लंबी है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन पी और क्यू की गति का अनुपात इसने दे रखा है। ट्रेन क्यू की लंबाई ज्ञात करे यदि वह एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो क्या दिया है, वी पी एंड वी क्यू का रेशियो दे रखा है, ये लिख लेता हूं मैं। कितने का, 5 और 3 का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन है। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारी कोई ट्रेन है, हमारी कोई पुल है। ये ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, 250 मीटर, और पुल की लंबाई है 200 मीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई। तो आप बताओ कि अगर हमें टाइम भी दिया है, तो ये अगर पार करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रेन अगर पुल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये बताइए आप मुझे। ठीक, कितनी डिस्टेंस भाई, यहां से स्टार्ट हुई, अभी इसका मुंह यहाँ है, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका मुंह कहाँ है, यहाँ है। अब धीरे 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 करके पार कर रहा है और पार कर गई। अभी पुल हमारा कहाँ है, यहीं है 200 मीटर वाला। और हमारी ट्रेन कहाँ पहुंच गई भाई, इसका मुंह पूंछ जब तक पार नहीं करेगा गार्ड का डिब्बा, तब तक आप नहीं कहोगे ना पार कर गई। अब इसका मुंह यहाँ पहुंच गया। तो आपने देखा कि पुल का ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से और कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और पहुंच कहाँ गई, यहाँ। तो आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, इसके मुंह से देखो कि यहाँ इसका मुंह था यहाँ पे, और चलते 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 यहाँ पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, 200 मीटर। तो पुल की लंबाई प्लस खुद की 250 मीटर लंबाई इसने ट्रेवल की, तो टोटल कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 450 मीटर। ठीक, और कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो हमें स्पीड पता चल जाएगा कि नहीं, वीपी बराबर कितना भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 450 डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी टाइम कितना, 15 सेकंड में। तो 15 या 45, तो ये हमारा वीपी का मान कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आया। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे वीपी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आया।
तो 1 यूनिट का मान 6, तो 3 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, तो बात समझ में आई। अब आगे कह रहा है ट्रेन क्यू की लंबाई ज्ञात करें यदि वह एक खंबे को 8 सेकंड में। अगर ये ट्रेन कोई क्यू है, एक खंबे को पार कर रही है, ये क्यू है कोई, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई एल क्यू है। ठीक है, तो ये कोई खंबा है, अभी इसका मुंह यहाँ है, पार करते 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 मान लीजिए इसने पार कर लिया, खंबा हमारा यहीं रह गया और ट्रेन हमारी पार करके यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंच गई हमारी खंबा एल क्यू। तो आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि खंबे की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है वो नगण्य मानते हैं, मतलब नेग्लेजिबल मानते हैं कि उसके कुछ है ही नहीं। ट्रेन की अपेक्षा जाहिर सी बात है कि खंबा कितना लंबा चौड़ा होगा, लंबा तो होगा, चौड़ा कितना होगा, थोड़ा बहुत कम, तो वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं जब तक न दिया हो। तो अभी देखिए यहाँ पे था, अब पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो डिस्टेंस टोटल कितना इसने ट्रेवल किया, एल क्यू ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल क्यू ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एल क्यू बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता हो गई ना, वी क्यू, वी क्यू पता हो गई, वी क्यू का मान कितना है 18, और टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड, तो 18 अट्ठे 144 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा डी। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, आपको बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये माइंड में ही कर सकते थे आप, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको पता है कि 250 और 200 जुड़ेगा, अगर प्लेटफॉर्म की बात करा ट्रेन की तो जुड़ेगा, तो 450 आ जाएगा, 15 या 45 30 मीटर पर सेकंड अगर आया, 5 यूनिट का मान 30 मीटर, तो 3 यूनिट का मान 18 आ जाएगा। ये माइंड में किया। अब आप बताइए कि क्यू की लंबाई पूछ रहा है और वो एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर रहा है, तो खंबे की लंबाई जो पार करने में खंबे को, ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर ही तो पार करेगी, वही तो ट्रेन की लंबाई होगी। 18 8 गुणा कर देते हैं माइंड में, 18 144, और टिक मार के चले आते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगता। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और माइंड में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि पी ने 400 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया, 2 महीने बाद क्यू 6,000 के साथ, सॉरी 4,000 के साथ, और 6,000 के साथ जुड़ गया। आर ने फिर 9,000 का निवेश किया, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4125 का हुआ, तो आर का शेयर। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 या 3 लोगों के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करना है तो उन क्या करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रेशियो निकाल लेते हैं, तीनों के बीच का रेशियो, और उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट को बांट देते हैं। बस यही करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल रेशियो निकालने में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई, ये तो बताया ही मैंने। ये जो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं आता, हाँ इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ये मत कहिएगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट आता है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता, जो प्रॉफिट मिला होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो किसकी किसकी बात हो रही है, पी की, क्यू की और आर की। तो पहले देख लेते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्होंने 4,000 किया, इन्होंने 6,000 किया, इन्होंने कितना किया 9,000 किया। ठीक, और टाइम देख लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और टाइम कितना है भाई, ये शुरू से है तो इन्होंने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ये कितने के 2 महीने बाद आए, मतलब कितने के लिए 10 महीने के लिए, क्योंकि बोला है ना वर्ष के अंत में, यहाँ पे इन्होंने बोला ही है कि 6 महीने के लिए केवल, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया हमने। तो ये देखिए 3 जीरो तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो गया भाई, जो कॉमन है वो कट जाएगा। और क्या कटेगा, 2 कटेगा, 2 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6,
3 भी कटेगा, 3 3 दूनी 6, 3 चौका 12, तो कितना आ गया यहाँ पे? आप कुछ और नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, रेशियो 10 और रेशियो यहाँ पे 9 आ गया। तो 8 और 10 और 9 के रेशियो में क्या करना है? 4125 को डिवाइड करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मान लेना कि पी को कितना मिला? 8x का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में इसको 8x मिला, इसको कितना मिला? 10x मिला, इसको कितना मिला? 9x मिला। टोटल प्रॉफिट कितना भाई? सबको मिला के ही तो प्रॉफिट डिवाइड किया है, तो इसको 8x, इसको 10x, इसको 9x, टोटल प्रॉफिट कितना मिला इनको? 9 8 17 10 27x, टोटल प्रॉफिट कितना है? 27x। ये कह रहा है कि 4125 रुपए का प्रॉफिट हुआ। x बराबर कितना? ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 4125 बटा 27 कर देते। अब सोच रहे होंगे कि काटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9x का मान पूछा है, तो 9x का मान हम रख देते हैं 9x की जगह कितना? 4125 बटा 27, तो ये कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27। अब 3 से काटना आसान हो गया, 3 1 का 3, बच गया 1, तो 3 त्रिक का 9, 3 7 21, 3 5 15, तो ये हमारा कितना आ गया? 1375। तो कौन सा सही है? कोई नहीं आ रहा है, मतलब नॉन ऑफ दीज। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, इसको तो आप धड़ल्ले से, मैं कहता हूँ कि आप 10 सेकंड में कर लोगे अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं किसका किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितनी धड़ल्ले से क्वेश्चन करके इसका आंसर देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 10% बढ़ जाती है। इस बदलाव का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक बात बताइए कि अगर मैं कहूँ एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है, 10 चॉकलेट खरीदना है, तो क्या कहोगे टोटल कितना खर्चा होगा? 50 रुपए। वही कहानी यहाँ है, सीटों की संख्या मतलब क्या? चॉकलेट की संख्या मान लीजिए। तो ये क्या हो रहा है? प्राइस, एक की प्राइस, कंजप्शन कितना और एक्सपेंडिचर। भाई जितनी सीट होगी, एक सीट की कमाई कितनी हो रही है, तो टोटल सीट की और सीटों की संख्या और कमाई कितनी हो रही है एक सीट से, गुणा कर देंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर में तो मिलेगा कितना हमें प्रॉफिट राजस्व आ रहा है, वही मिलेगा ना। तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 30% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है, पहले और बाद की। ठीक है, तो मैं अभी आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर उसके बाद यही चीज शॉर्ट में बताऊंगा। कह रहा है ना 30%, तो 30% मान लेते हैं कितना? 30% कितना होगा? 3/10 होगा। तो एक बात बताइए कि 30% बढ़ा दी जाती है, मतलब पहले कितनी रही होगी? 10। 10 का 30% मतलब 3, 3 बढ़ा दिया जाता है, तो अब कितनी हो गई? 13 हो गई। तो कितना हो गई? पहले कितनी थी? 10, अब 13 हो गई। आप चाहो तो एक्स एक्स मान सकते हो कि 10x और 13x, क्योंकि पहले और बाद की रेशियो मिल गई ना प्राइस की। तो आप चाहो तो 10x मान लो, 13x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंजप्शन में कह रहा है कितनी? 10%। तो 10% का मान कितना होता है? 1/10। सॉरी, कीमत, प्राइस उल्टा लिख दिया क्या हमने? चलिए कोई नहीं, यहाँ पे कंजप्शन लिख दे। यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, प्राइस कंजप्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है सीट की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारी? सीट की संख्या, तो सीट और प्राइस लिख देते हैं एक का। ठीक है, कोई दिक्कत? टोटल एक्सपेंडिचर राजस्व हमें मिल जाएगा। बात वही हुई, चाहे आप प्राइस कंजप्शन, ठीक है, चाहे जो मानिए। तो यहाँ पे कितनी हुई सीट? 10 से 13 हो गई। चाहे आप तो मान लो कि मान सकते हो, अगर पहले और बाद का मानना चाहो, पहले 10 थी, अब 30% बच गई। मान लो 10 का 30% कितना हो? 3 हुआ, तो 3 बढ़कर 13 हो गई, इतना मान सकते हो। अब कह रहा है कि यहाँ पे 10% बढ़ गई, तो पहले आप मान लो कि ये 10 थी,
तो 10 का 10% बढ़ा, 10% बढ़ा ना, तो 10 का 10% कितना, 1 हुआ, 1 बढ़ गया तो कितना, अब कितना हो गया, 11 हुआ। तो पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 11। तो आप चाहो तो मान लो इसको हमने x माना है, कि इसको मान सकते हो 10y 11y। तो टोटल अब बताओ कितना होगा, पहले कितनी हमें कमाई होती थी, 10 × 100 xy, अब बाद में कितनी हो रही है, 143 हो रही है xy। तो यहाँ पे अगर आपको बताना है कि कितने की बदलाव प्रॉफिट हुआ, इससे बदलाव का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताओ कितना, 43x का, ठीक है, कितने का, 43 XY का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या कहोगे, आप यही ना कहोगे कि 43x का प्रॉफिट हुआ किस पे, अगर आप देखोगे प्रॉफिट कितने का हुआ तो यही कहोगे 43x पे कितने का प्रॉफिट, पहले कितना था 100XY। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 100 से, तो XY से XY कैंसिल हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितने का, सीधा सीधा 43% का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये आपने बेसिक से सोचा, आप अगर चाहते तो डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते थे कि कितना हो रहा है, पहले 10 था, बाद में कितना हो गया 13 हो गया, और पहले ये 10 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ सीधा सीधा 10 दाम 100, और यहाँ पे 143, सीधा सीधा ये देख रहा है कि 43 की प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 43/100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 43% सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये आपको पता हो गया कि ये एक्स वाई सब कट गया, कटा कि नहीं कटा। तो ये मैंने बेसिक से समझाने के लिए बताया कि ये चीज़ें होती ही, और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त, तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, चौड़ाई और एक वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है उसने, कितना, 13 7 और 21। यदि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 11 79 36, 1,17,936 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की परिधि कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, और क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। रेशियो क्या दिया है, 13 7 और 21 का। तो मैंने आपको क्या कहा, रेशियो में दिया तो उसको आप मान सकते हो कि 13 ये, 7 ये, और इसको कितना 21 ए, मीटर में है तो मीटर मान लो सबका, मीटर मीटर कोई दिक्कत नहीं, इतना मीटर, ठीक है। ए का गुणा सब में क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक। और दिया है कितना, 1,17,936। तो लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता है, हमने निकाला ना, 13 ए एंड 7 ए, तो 13 ए एंड 7 ए रख दिया। यहाँ कितना होगा, 1,17,936, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 7 से कट रहा होगा तो काट लेते हैं, देख लेते हैं तो कितना आएगा, 7 1 का 7, क्या बच गया 4, तो 7 छंग 42, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, 3 35 हो गया, 7 चौक 28, 5 7 अट्ठे 56, 7 तो कैंसिल हो गया, 13 देख लेते हैं, तो 13 1 का 13 बच गया 3, 13 दूना 26, 13 39 ज्यादा हो जाएगा तो 12 बच गया, 13 नवैया 170 और 13 छक्का 78। तो यहाँ पे क्या बचा, ए और ए स्क्वायर बच गया, यहाँ पे कितना है 1296। अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है, तो ए का मान 36 आ गया हमारा। आई बात समझ में। अब हमसे पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि, ए का मान हमें पता चल गया तो हम लंबाई भी बता सकते हैं, चौड़ाई भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये रेडियस 21, ए का मान रख दिया 36, तो इतना आ गया। तो अब पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि नहीं बता सकते हैं, कितना होगा, 2 पाई आर होता है, रख दीजिए मान।
कितना 2, पाई का मान 22/7, आर का मान मेरा कितना है 21/36, ठीक है, 7 3 21, ठीक है। और ये कितना होगा, अब गुणा कर लेते हैं। मैंने क्या कहा है कि जब 11 वाला हो तो उसको अलग कर लेते हैं, ये अलग कर लिया हमने, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एंड 36 एंड 11, अब गुणा कर लेते हैं क्या आएगा। ये इसका गुणा किया तो कितना, 12 3 36, 360, 12 6 72, तो 7 6 13 36 और 70 कितना होगा, 7 6 13, 430, 2 432, 432 × 11, अब 11 से गुणा करना आसान है, 2 5 7 4, कितना आ गया 4552, तो हमारा कौन सा सही है, ये डी वाला। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थोड़े से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको याद करने का तरीका भी होता है कि आप कैसे उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको धड़ल्ले से कर जाओगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, जितना कैलकुलेशन करने में टाइम लगे बस उतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए तो सही ध्यान से। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है, एक उत्पाद जो है का मार्केट मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है और छूट का जो है 28.56% है, तो यदि विक्रेता का को 5200 रुपए का लाभ हुआ तो लागत मूल्य और मार्केट मूल्य का योग बताना है। बात समझ रहे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 75% का मान क्या होगा, 3/4, ठीक है। कितना होगा 3/4। एक बात बताइए कि यहाँ 3/4 मिल गया ना, तो अगर हम चाहो तो आप मान सकते हो कि कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारी कितनी 4x, ये नीचे वाला मान लो 4x, ठीक है। अब कह रहा है ना कि मार्क प्राइस जो है हमारा वो कितना है, कि 75% अधिक है, तो 4 का 75% कितना है, 3 है। 4 का अगर 75% आप निकालोगे, निकाल के देख लो, अगर दिक्कत हो रही है कि 4 का 75, 4x माना है हमने, तो 4 का 75% मतलब 3/4, तो 3/4 से करोगे तो कितना आएगा, 3x ही तो आएगा। तो 75% कितना आएगा 4 का, कितना आया, 3x आया, तो अधिक है ना, तो 4 ये था, 3 ये, 7x हो गया। अब सेलिंग प्राइस की बात आ रही है, कह रहा है कि 28.56% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब क्या हुआ भाई, जो भी रेट होगा उसका इतना परसेंट कम देगा, तो 28.56% की छूट दिया। और 28.56% का मान कितना होता है, जो आपको पता है कि 2/7, क्योंकि 14.28% का दूना होता है, और 14.28% 1/7 का मान होता है, तो ये दूना कर दिया। तो आप निकालोगे अगर 2/7 इसका एमआरपी का, तो कितना आएगा भाई, निकाल के दिखा रहा हूँ, देख लो, 7x का 2/7 मतलब 28.56% मतलब 2/7, 7, तो यहाँ कितना है x, यहाँ कितना जाएगा हमारा 2x, कम पे बेचेगा, तो ये बेचेगा कितने पे, 5x पे, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस भी मिल गई, मार्क प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कह रहा है कि यदि विक्रेता को 5200 रुपए का लाभ हुआ, आप बताओ लाभ हमें कितने का हुआ, एक्स का ना, 4x का सामान खरीदा था, 5x में बेचा, तो यहाँ पे हमें कितने का लाभ हुआ, एक्स का। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 5200 का, हम कह रहे हैं कि एक्स का, तो ये कह रहा है 5200, एक्स बराबर कितना 5200। बात समझ में आई। तो कह रहा है लागत मूल्य और मार्केट मूल्य का योग, तो लागत मूल्य कितनी थी हमारी, इतनी, और मार्केट मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितनी है, इतनी, तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारा 11x। एक्स का मान हमें पता ही है कितना, 5200। आप सॉल्व कर लो।
कितना आएगा 27500, ठीक है 27500। तो ये कौन सा है, यही तो है पी वाला, सॉरी 275 नहीं 572 है, ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, बात समझ में आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, और आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्या है, रुपए पी, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो पी है, वो 2 साल के लिए 6.66% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया था। इससे प्राप्त ब्याज जो है 496 रुपये था। जब रुपए पी प्लस इतने को 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया तो प्राप्त राशि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी रुपए की राशि है कोई, वो 2 साल के लिए इतने इतने परसेंट पर निवेश किया। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, पी का मान। और मैंने क्या बताया है कि 6.66%, तो यहां से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, पी और ए का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये पी प्रिंसिपल रुपए है, ये पी रुपए है। जैसे होता है ना 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए, यहाँ से ये पी रुपए है। आप चाहो तो पी बराबर एक्स मान लो, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। पी बराबर एक्स रुपए हमने मान लिया, ठीक है, पी बराबर एक्स रुपए मान लिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा, आप बताओ, 6.66% का मान कितना होता है। ये भाई मान किसका होता है, 1/15 का होता है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल पी जो है वो 15 रुपए है, 15 है, तो 15 का 6.66% कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, अगर प्रिंसिपल हमारा 15 है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा हमारा, 16। फिर अगले साल कितना हो जाएगा, फिर 15 से 16 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमने जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 225, और ये कितना हो जाएगा हमारा 16 16 ही हम 256। तो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिल गया, 25/6 31 यूनिट का। किस पे, 225। अगर हमारा प्रिंसिपल 225 था तो 31 यूनिट का ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। तो अगर एक्स होता तो, क्योंकि पी बराबर हमने एक्स माना है, तो एक्स रहा होता तो कितना मिलता, इतना मिलता। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता, इतना। लेकिन ये कह रहा है नहीं, 496 रुपये मिलता। कितना मिलता, 496 रुपये। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो ये आप मान सकते हो कि 225 और 256 है, 31 यूनिट हमारा क्या है, ब्याज है। तो प्रिंसिपल हमने कितना हमारा दिया है, एक्स दिया है ना, तो 225 बराबर कितना, अगर आप चाहो तो 225 बराबर कितना, यूनिट बराबर कितना, एक्स। एक यूनिट का मान कितना मिलेगा, एक्स बराबर 225। तो हमें 31 यूनिट का चाहिए, तो 31 यूनिट का मान 31 x × 225 होगा। तो यही तो हमने लिखा है, 31x/225। बात आई समझ में। तो अब सॉल्व करते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। 16 1 का 16, 16 3 48 से 49, 16 बार गया। तो एक्स, एक्स बराबर कितना, 16 × 32, और ये 16 × 32, 16 × 85 400 आ जाएगा एक्स बराबर। एक्स का मान 3600, जो कि पी के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। ये किसके बराबर है, पी और एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है पी प्लस 100, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, पी का जोड़ा 3600, ये 3700 हो जाएगा, 3725। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 3725। तो कह रहा है 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो प्राप्त राशि कितनी होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। तो क्या होता है, PRT/100 होता है, यही ना होता है। रख लो, ये माइंड में ही रख सकते थे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 3725। आप चाहो तो 20 दूनी 40% निकाल लो, या फिर मान रख लो, फार्मूला ही सीधा सीधा 20। देखो 20 दूनी 40% आया कि नहीं, अपॉन 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, वही तो कहानी होती है, 20 पंचे 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैंसिल किया
तो 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 55 25, तो ये कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1490 रुपये। हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। मिला? तो कह रहा है प्राप्त राशि क्या होगी? राशि मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ये 1490 प्लस 3525 था। यही तो हमारा था, क्योंकि पी का मान इतना आया, जो जोड़ के रखा तो इतना आया ना। तो अब कितना हो जाएगा? 51, 5215 आएगा। कितना आएगा? 5215। कौन सा हमारा सही है? ये सी वाला। ठीक। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा, हमको लग रहा है 30 सेकंड में कर लोगे, अगर शुरू से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। अगर हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो पूरा पूरा टाइम लीजिए, जितनी देर में आप कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया और करने का भी प्रयास किया, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है? तो कह रहा है एक पानी की टंकी को सामान्यतः जो 14 घंटे में एक नल से भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसमें 4 और घंटे लगते हैं। तो रिसाव के कारण एक पूरी पानी की टंकी को कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ कि अगर आपको पता है कि वर्क बराबर होता क्या है, अगर हमें वर्क चाहिए कितना, तो हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी एंड टाइम चाहिए। देखिए, टाइम तो उसने दे रखा है कि 14 घंटे में भर रहा है, अगर वहीं नीचे से रिसाव हो रहा है, कहीं लीक है, तो 14 4 घंटे और 18 घंटे लग रहे हैं। तो अगर हमें टाइम दिया है और वर्क सेम करना है, मतलब देखिए कह रहा है ना कि जो काम है रिसाव के कारण एक पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। काम तो वही है, चाहे भरो चाहे खाली करो, काम तो वही हुआ ना, एक ही टंकी, वही काम, वही टंकी तो वही है, चाहे उसको भरो चाहे खाली करो, काम वही हुआ ना, क्या अलग काम हुआ? तो यहाँ पे कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि ए जो है वो टंकी को भर रहा है कितने घंटे में? 14 घंटे में भर रहा है। ये हमारा टाइम हो गया। ठीक। अब एक टंकी का रिसाव कर रहा है, तो हमने मान लिया कि उसे क्या है, वो बी है। तो ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं ना। एक खाली कर रहा है, बी वाला हमने मान लिया कि खाली कर रहा है, ए वाला भर रहा है। तो अब कितना टाइम लग रहा है? 18 घंटे, 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। एक खाली कर रहा है दोनों, बी ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, ए भर रहा है। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो दोनों का साथ में टाइम कितना लग रहा है? 18 घंटे लग रहा है। अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम, जो कि हो जाएगा हमारा क्या? टोटल वर्क। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये हम एलसीएम लेके टोटल वर्क कैसे निकाल लेते? तो मैंने क्या कहा है कि आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जो आपकी इच्छा का है। ठीक है? लेकिन हम एलसीएम लेके इसलिए मानते हैं, ये मानते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है? तो 14 और 18 का एलसीएम लेके या फिर कोई भी संख्या उसका एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि अगर हम, हमें पता है ना कि अगर हमें इफिशियंसी चाहिए तो वर्क में हम क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टाइम का जो हमारा आएगा एलसीएम रहेगा, वो क्या होगा? इनके टाइम से डिवाइड हो जाएगा ना। जो हमारा वर्क आएगा, अगर इनके लिए एलसीएम लिया रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? दशमलव में तो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हमने अपने से माना तो हो सकता है कि भाग देने पे इफिशियंसी दशमलव में आए, और दशमलव में आएगा तो आपको भी पता है कि आप कंफ्यूजन क्रिएट होगी, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। आएगा आंसर उससे भी, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेके मानते हैं। तो 14 और 18 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना लेंगे हम भाई? यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, आपको एलसीएम लेना भी सिखा देते हैं। 14 18 है, पहले देख लेते हैं किससे कट रहा है। तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, अब और किससे कटेगा? नहीं ना। तो हमने पहले किससे काटा है? 2 से काटा है ना, 2 से काटा, 2 लिख लिया। अब अगर आगे किसी से कटता तो वो भी लिख लेते हैं। तो अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका इसका और इसका गुणा कर देंगे। अगर किसी और से कटा होता हो तो उसका भी हम गुणा कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कितना होगा? 7 9 63, 63 दूना 126।
तो 126 हमने क्या मिल लिया, टोटल वर्क। अब हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। इफिशियंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड दे देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। तो 126 में अगर 14 से डिवाइड किया तो 14 नवैया 126, ठीक 126। ये क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि भर रहा है। और यहाँ पे कितना आएगा, 18 सत्ते 126, यहाँ भी साथ ही आएगा, प्लस साथ ही भर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इफिशियंसी आई है, और यहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे थे ना, तो इनका दोनों का इफिशियंसी आएगा। तो एक बात बताइए कि अब हम यहाँ से बी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते, ए प्लस बी बराबर कितना, 7 है। ए प्लस बी बराबर 7 है, तो ए का मान हमें पता है, तो बी का मान कितना आएगा, 7 माइनस 9 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो, और कितना आएगा, -2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर -2 आ गया, तो -2 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा टंकी को खाली कर रहा है। और सही बात, हमने जो माना था ये खाली तो कर रहा था, हमने बी को माना था तो ये खाली तो कर रहा था ना। तो ये सिर्फ माइनस डिनोट करता है कि ये टंकी को खाली कर रहा है। अगर आप बताओ कि हमें अगर टाइम चाहिए कि कितने टाइम में काम कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हमें क्या है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 126 है, और कितनी की इफिशियंसी से खाली कर रहा है, 2 से। भाई अगर टोटल वर्क, काम तो वही है ना, मैंने बताया, तो काम 126 ही करना है। अब हमें कितने टाइम लगेगा, तो इफिशियंसी हमारी कितनी है, बी की 2, 2 से भाग दे दिया तो ये कितना आएगा, 6 और 3 आएगा 63। कितना टाइम लगेगा, 63 घंटे लगेगा। बात समझ में आई। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहोगे, तो मान लीजिए कि हो सकता है अभी आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो, तो अगली बार फिर नहीं होगा और समझ में आ जाएगा। जब आप डेली बाय डेली पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो एक आध हफ्ते में कंफ्यूजन, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हो, कितनी जल्दी देते हो। ठीक है, तो जरा जल्दी से आंसर दो इसका, देखते हैं। दे दिया आंसर, दो दो भाई, दो जल्दी से। तो चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। कह रहा है शराब और पानी के एक मिश्रण में जिसमें 85 लीटर शराब और 3x प्लस 20 लीटर पानी है, तो अल्कोहल एंड वाटर दे रखा है उसने, ये मिक्सचर 1 में दे रखा है। तो ये 85 लीटर बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है कि 3x प्लस 20 लीटर है। फिर एक मिक्सचर नंबर 2 है, जिसमें भी अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो नहीं दिया, एग्जैक्ट मान दिया है। रेशियो तो दिया नहीं, एग्जैक्ट मान, तो ये 95 लीटर, ये x लीटर। कह रहा है दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है, तो आप बताओ अल्कोहल एंड वाटर कितना आएगा यहाँ। तो सीधा सीधा जुड़ेगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। रेशियो में होता तो अलग अलग जुड़ता, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 95 और 85 कितना हो गया, 5 इसको दे देते हैं, 90 90 180 लीटर ये हो गया अल्कोहल। और आप बताओ कि ये कितना है हमारा वाटर, तो 3x, यहाँ एक 4x, एक 20 हो जाएगा, वाटर हो गया। आगे कह रहा है तो पानी और शराब और पानी का अनुपात जो है इतना है, तो हमारा शराब और पानी कितना है, इतना। तो हम शराब और पानी का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारा 180 प्लस कितना 4x प्लस 20, और वो कितना दिया है 15 और 8, हमारा जो रेशियो आया है 180 इतना, और वो दिया है इतना। बात तो वही हुई, रेशियो दोनों है। तो 15 12 में 180, 12 अट्ठे 96, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका इधर। तो 4x प्लस 20 बराबर कितना 96। तो 4x बराबर कितना, ये 76 आ जाएगा, x बराबर कितना 19 आ जाएगा। 1976 होता है ना भाई, ये 19 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 240 का मान कितना होगा, तो कितना होगा भाई x 19 का मान, तो 259 होगा, LTR 259 ये वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, ये जो मैंने लिखा है ये लिखना भी नहीं था आपको। हाँ, ये लास्ट वाला 180 बटा जो 4x प्लस 20 लिखा है वो लिख सकते थे, लिखना था। जैसे ही आप जोड़ लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, 85 और 95 जोड़ना था,
और इधर 3x 4x हो जाता है। उसका रेशियो जो लिखा है 15/8 उसके बराबर 180/400 4x प्लस 20 लिख के दिखा करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कर भी लिया होगा आपने, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दो यार। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।